हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक क्लासेस। आरपीएससी का नया नोटिफिकेशन आ गया है। असिस्टेंट इंजीनियर, राजस्व अधिकारी मतलब रेवेन्यू ऑफिसर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 4 के लिए। तो नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्या सिलेबस है, किस तरह की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ पर तो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कौन सी कैटेगरी में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, आपकी एग्जाम कब होने वाली है, फॉर्म कैसे फिल करना है और एग्जाम सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आरपीएससी का नया नोटिफिकेशन आज ही रिलीज हुआ है और यहाँ पे चेक करने वाले हैं अपन। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड 2 एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 4। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए। तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए हमारे पास नंबर ऑफ पोस्ट है 41। ठीक है, इसके अंदर अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 12 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। सामान्य के लिए मतलब जनरल में भी बॉयज़ की बात करते हैं अगर, या फिर जनरल में जो भी फिल करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर फीमेल की बात करते हैं तो 4 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। और इसी तरह विधवा विडो की बात करते हैं तो 1 वैकेंसीज है। ठीक है, एससी में बात करें तो टोटल 5+1 6 वैकेंसीज है। 5 जनरल के लिए है और 1 जो है फीमेल के लिए। ठीक है, एसटी की बात करते हैं तो 3+1 4 वैकेंसीज है। ओबीसी की बात करें तो 6+2 8 वैकेंसीज है। और इसी तरह से एमबीसी की बात करें तो 2 वैकेंसीज है ओनली जनरल के अंदर, और ईडब्ल्यूएस के अंदर 3+1 4 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। ठीक है, तो यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 41 है, जिसके अंदर कैटेगरी में डिवाइडेड है। तो अच्छी खासी वैकेंसीज है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। अगर बात करते हैं तो सेकंड है आपका राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड 2। तो रेवेन्यू ऑफिसर की अगर बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर है 14, जिसके अंदर अगर जनरल कैटेगरी में बात करें तो जनरल में 2 6 जो है सामान्य की हैं, 2 जो है महिला की, मतलब 8 नंबर ऑफ वैकेंसी जनरल में है। इसके अलावा एससी में बात करते हैं तो 2 वैकेंसीज हैं, और एसटी में बात करते हैं 1 वैकेंसी है। ओबीसी में बात करें तो 2 वैकेंसी है। यहाँ पर फीमेल के लिए वैकेंसी नहीं है, जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। और एमबीसी में कोई वैकेंसी नहीं है। ईडब्ल्यूएस में 1 नंबर ऑफ वैकेंसी है। ठीक है, अधिशासी अधिकारी की बात करते हैं नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 4। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 63 वैकेंसीज है, सबसे ज़्यादा इसी में है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में। तो टोटल नंबर ऑफ जनरल कैटेगरी में बात करते हैं तो 17 + 5 + 2 17 नंबर ऑफ वैकेंसी सामान्य के लिए है, 5 में फीमेल के लिए है ये रिजर्वेशन वाली, और 2 जो है विडो के लिए। ठीक है, एससी की बात करते हैं तो 7 जो है जनरल में है, 2 जो है फीमेल के लिए है और 1 विडो के लिए है। इसी तरह एसटी की बात करें तो 5+2 है जनरल और फीमेल के लिए। ओबीसी की बात करते हैं तो 10 नंबर ऑफ वैकेंसी है जनरल के लिए, 2 नंबर ऑफ वैकेंसी है रिजर्वेशन फीमेल के लिए, और 1 जो है विडो के लिए आपकी वैकेंसी है। एमबीसी में बात करें तो जनरल में 3 वैकेंसी है, और ईडब्ल्यूएस में 5 नंबर ऑफ वैकेंसी जनरल में, और 1 वैकेंसी जो है आपकी फीमेल रिजर्वेशन में। ठीक है, तो आपकी टोटल नंबर ऑफ 63 वैकेंसी हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में। रेवेन्यू ऑफिसर में 40 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, और सहायक अभियंता असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की बात करते हैं तो 41 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं यहाँ पर। ठीक है, अब अगर बात करते हैं राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, तो इन दोनों के लिए आपको एक ही फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको प्रायोरिटी देनी होगी कि आप कौन सी प्रायोरिटी लेना चाहते हैं, राजस्व अधिकारी की या फिर अधिशासी अधिकारी की। तो एक ही फॉर्म आपको फिल करना है। अगर दोनों वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी के लिए भी अप्लाई करें तो वही फॉर्म फिल करना पड़ेगा दोनों को ही, और उसके अंदर आप प्रायोरिटी यहाँ पे दे सकते हैं। आप वरीयता के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं दोनों में से कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं आगे, इसके बाद में जो क्वालिफिकेशन है वो किस तरह से, इसके अलावा हॉरिजॉन्टल यहाँ पे रिजर्वेशन भी है, तो आप चेक कर सकते हैं किस किस के लिए है। पीएच के लिए है आपका, और एक्स सर्विस मैन के लिए है 3 नंबर वैकेंसी है, और राजस्थान नगर पालिका अधीनस्थ या मंत्रालय सेवा कर्मचारी हैं उनके लिए 4 हैं। स्थानीय निकाय विभाग के मंत्रालय सेवा के कर्मचारी के लिए 3 नंबर ऑफ वैकेंसी हैं, ये अधिशासी अधिकारी के लिए। और इसी तरह असिस्टेंट इंजीनियर और रेवेन्यू ऑफिसर में भी आपके लिए जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। तो इसके अंदर अगर एक्स सर्विस मैन की बात करते हैं तो रेवेन्यू ऑफिसर में नहीं है आपके पास, लेकिन असिस्टेंट इंजीनियर में 2 वैकेंसी हैं एक्स सर्विस मैन की। ठीक है, किसी किसी में एक्स सर्विस मैन अलाउड भी नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वैकेंसी है सिर्फ जो आपका रेवेन्यू ऑफिसर है उसमें एक्स सर्विस मैन की कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है आपकी। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पहले अपन बात करते हैं सहायक अभियंता असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए। तो इसके अंदर आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए सिविल में यूनिवर्सिटी से। ठीक है, इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ इन इंडिया, और क्वालिफिकेशन डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट देयर टू बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए सिविल की, सहायक अभियंता सिविल के लिए। दूसरा बात करते हैं अपन राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड 2 या फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 4 के लिए। ठीक है, बात करते हैं
तो ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में यूनिवर्सिटी से इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में जो किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास। अब यहाँ पर अगर बात करें तो अपनी जो है वेतन जो आपका पे ग्रेड है किस हिसाब से है, या फिर आपके जो फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, अप्लीकेबल हैं या नहीं है, एलिजिबल हैं या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो अगर बात करते हैं शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान के लिए, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपकी, उसके लिए आपकी क्या लिमिट है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें अगर अंतिम वर्ष में आप या तो सम्मिलित हो चुके हो, या तो आपने अंतिम वर्ष का एग्जाम दे चुके हो, या फिर होने वाले हो, तो वो दोनों आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन जब आपकी एग्ज़ाम जो होगी उससे पहले आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिल जानी चाहिए। मतलब अगर आप फाइनल ईयर कर चुके हैं, एग्ज़ाम दे चुके हैं उसका, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर में, या फिर जैसे फाइनल ईयर की बात करते हैं तो नेक्स्ट ईयर ही होगा फाइनल ईयर अगर बात करें, तो उस हिसाब से आपके पास एग्ज़ाम कब होगा उस टाइम पे आपके पास क्वालिफिकेशन हो जानी चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए उसकी, ठीक है, एग्ज़ाम से जस्ट पहले। बाकी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट ईयर होगा तो उसके लिए अच्छा है आपके लिए, आप अप्लाई कर दें नेक्स्ट ईयर तक। अगर आप क्वालिफिकेशन एक्वायर कर लेते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो यही है, फाइनल ईयर में या तो आप फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे चुके हैं या फिर फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, दोनों ही केसेस में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस टाइम से पहले आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, एक्वायर कर लेनी चाहिए, ठीक है। ग्रेड पे की बात करते हैं तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल आपको पता ही है, असिस्टेंट इंजीनियर आरपीएससी की बात करें किसी और की तो लेवल 14 में आता है, ग्रेड पे 5400 होती है आपकी। और अगर आप रेवेन्यू ऑफिसर की बात करते हैं तो लेवल 12 में आएगा, ग्रेड पे 4848 है आपकी। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करते हैं तो पे मैट्रिक्स लेवल 11 में आएगा और 4200 आपकी ग्रेड पे है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं आपका प्रोबेशन पीरियड, तो प्रोबेशन में पता ही है आपको फिक्स पे मिलता है हमेशा, किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी यही है। अगर आपकी एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट क्या है आपका 2023 जो है 1 जनवरी 2023 को मिनिमम आपकी 18 वर्ष हो जानी चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए आपकी, ठीक है, 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये आपकी है जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और एज लिमिट है, दोनों की यहाँ पे हमने बात कर ली है। इसके अलावा आपको यहाँ पे छूट भी दे रखी है, जो एज है आप में उसकी जो बात करते हैं अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग जो SC ST OBC और EWS की बात करते हैं तो 5 साल का आपको जो है यहाँ पे छूट दी जाती है। इसी तरह से अगर बात करते हैं महिला की, तो महिला को 10 वर्ष की छूट है, और जो जनरल कैटेगरी की फीमेल है उसको भी 5 साल की छूट है, ठीक है। और विधवा या विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता महिला है तो उसकी कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है, मतलब विडो या फिर परित्यक्ता जो महिला है उसके लिए आपकी मैक्सिमम कोई एज लिमिट नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एज लिमिट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है आपको कि अगर आप मेल हैं SC ST OBC या EWS के तो 5 साल का आपको छूट है, अगर फीमेल है तो 10 साल की छूट है। जनरल कैटेगरी में अगर फीमेल है तो 5 साल की छूट है, लेकिन अगर जनरल कैटेगरी में मेल है और EWS में नहीं है तो उसको किसी तरह की एज लिमिट में छूट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर बात करते हैं आपका किस तरह से एग्ज़ाम होगा, प्रोसेस क्या है आपका सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के माध्यम से किया जाएगा। और अगर आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर अगर 2 या 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को भी अपनाया जाएगा। तो इस हिसाब से आपको जो है मेरिट के हिसाब से आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि आपका 2 एग्ज़ाम होंगे जैसे प्री है या मेंस है, इस तरह से कुछ नहीं है, सिर्फ आपका एक प्रतियोगिता एग्ज़ाम होगा तो वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा किस तरह से होगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं परीक्षा कब होगी आपकी, जो एग्ज़ाम कब होने वाला है, कौन सी जगह होगा और कौन से महीने में होगा, तो ये अभी इसकी कोई डेट आई नहीं है, तो ये आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा अगले बार जब भी इसकी डेट डिसाइड होगी तो नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा। अगर पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो इसके ऊपर क्या दे रखा है, उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के नियम 20A के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा, ठीक है। डिटेल में अगर बात करते हैं आपके सिलेबस की तो वो आपका सेपरेटली यहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा, सेपरेटली अपलोड कर दिया जाएगा वो वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। आवेदन की तिथि की बात करते हैं अपन, तो आप 29 तारीख से स्टार्ट कर सकते हैं, 29 अगस्त से, और 27 जो है सितंबर 27 सितंबर तक आप फिल कर सकते हैं रात्रि 12 बजे तक, ठीक है। अगर आवेदन की प्रक्रिया की बात करते हैं यहाँ पे,
तो आपको वेबसाइट पे जाना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, उसके अंदर जो भी आपके पास इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं आपको जो है एडवर्टाइजमेंट पढ़ लेना है, इंस्ट्रक्शन सारे पढ़ लेने हैं। उसके बाद आपको जो है वेबसाइट के ऊपर जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो सारे देखने के बाद ऑनलाइन आपको जो है यहाँ पे अप्लाई करना है। पोर्टल है आपका rpsc.rajasthan.gov.in पे, उसके ऊपर आप जो है अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या फिर एसएसओ पोर्टल पे जाके आप सिटीजन ऐप में जो आपके पास रिक्रूटमेंट पोर्टल है वहाँ पर जाकर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे आप आरएएस या अन्य किसी एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं तो एसएसओ पोर्टल पे जाकर सिटीजन ऐप्स जो होते हैं, सिटीजन काफ़ी ऐप्स जो हैं उनके ग्रुप बने हुए हैं, तो एक सिटीजन ऐप्स है वहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास रिक्रूटमेंट पोर्टल आता है, जिसके ऊपर आपके पास जो है अशोक स्तंभ जैसा कुछ बना रहता है, रिक्रूटमेंट पोर्टल है उस पर। तो वहाँ जाकर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद आपको जो है अप्लाई कर सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रोफाइल वहाँ पे जनरेट हो जाती है। अगर एसएसओ पोर्टल जो है वहाँ से आप अप्लाई करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, आरपीएससी की जो कंडक्ट होती है, तो आपकी डिटेल्स वहाँ पे सेव रहती हैं। तो नेक्स्ट किसी भी एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ से आप अपने फोटोग्राफ्स है या फिर आपके सिग्नेचर हैं या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार कर लिया है तो, ठीक है। उसके बाद अगर आप एक बार अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस टाइम आपको जो भी आपकी डिटेल्स फिल करनी है वो बिल्कुल करेक्ट फिल करनी है। जो भी आपका नाम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है आपका, जो भी जेंडर है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आधार, पैन कार्ड नंबर, जो भी आप आईडी दे रहे हैं उसमें, तो अगर एक बार आप अपलोड कर देते हैं उसके बाद उसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। तो आप जब पहली बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो आपको सारी चीज़ें ध्यान में रख के और बिल्कुल केयरफुली वहाँ पे अपलोड करनी है सारी चीज़ें और फिल करनी है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद उसके अंदर किसी तरह का संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ये काफ़ी बार न्यूज़ में भी आ गया है कि ऑनलाइन पोर्टल पे जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं एसएसओ आईडी पे तो वहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान दे के करना है क्योंकि उसमें संशोधन करना संभव नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट करना है। फीस पेमेंट करने के लिए आपको जो है आईडी जनरेट हो जाएगी। उसके बाद आप पोर्टल से आप क्या कर सकते हैं, फ़ी जो है अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे फ़ी पे कर सकते हैं। और उसके बाद अगर बात करते हैं कि आपको अगर एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं या दे दिया है लेकिन सेलेक्ट नहीं हुए हैं तो किसी तरह का जो है आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा रहता है हर एक, जो भी आप एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में आपको चाहे 100 रुपीज़ जो है आपकी एग्ज़ाम फ़ीस हो या फिर 2000 रुपये हो, 2000 हो, आपको किसी भी तरह की जो है फ़ीस रिफ़ंड नहीं की जाती। जो भी एग्जामिनेशन आप देते हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर अप्लाई करते हैं उस टाइम जो भी फ़ी पे करते हैं वो नॉन रिफंडेबल होती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तो अंतिम दिनांक जो है आपकी लास्ट डेट, वहाँ से पहले आपको जो है फ़ी यहाँ पे कर देनी है ताकि आपका जो है कंसिडर हो सके रजिस्ट्रेशन और अप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, अप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा आपको, तो वो आपको ले लेना है। और उसके बाद अगर नहीं हुआ है आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट नहीं हुई है, तो आप उसको जो है देख सकते हैं, वापस प्रीव्यू कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको सबमिट कर सकते हैं वापस, क्योंकि जब तक आपके पास एप्लीकेशन आईडी नहीं मिल जाता है तब तक इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। और इसके अलावा अगर हेल्प डेस्क जो भी आपको दिक्कत आ रही है तो हेल्प डेस्क पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये तो पता ही आपको किसी तरह की गलत सूचना वगैरह नहीं देनी है। जो भी आपके पास है ओबीसी से हैं, SC ST से या EWS से हैं, तो उस तरह के जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हैं वो सारे आपको अपलोड करने हैं और सामान्य वर्ग के करना होगा, ठीक है। आपके लिए क्या करना है, जैसे बात करते हैं यहाँ पे SC ST EWS या फिर OBC की, तो जो भी इनके अंतर्गत आते हैं ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। मतलब जो भी फी जनरल कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है वही फी सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो या किसी भी तरह का कैंडिडेट हो, ठीक है। उसके बाद उसका हार्ड कॉपी आपको निकाल लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म जो भी फिल कर रहे हैं आप उसका, और जो आप पेमेंट कर रहे हैं उसकी भी आपको रिसिप्ट जो है वहाँ पे प्रिंट कर लेनी है, क्योंकि ये जब आप वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे होते हैं उस टाइम पे आपको चाहिए होती है, और जब नहीं होती तो एक छोटे से इश्यू की वजह से आप जो है रह जाते हैं, वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं या फिर सेलेक्ट नहीं किए जाते DV के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका जो है कोई भी संशोधन संबंधी सूचना है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या क्या करना है। 10 दिवस के भीतर भीतर आपको 500 रुपये शुल्क देकर आप उस पर करेक्ट कर सकते हैं अगर आपने कोई चीज़ें गलत भरती है तो, इस तरह से।
तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर लागू किया गया है तो कोई भी संशोधन होगा नहीं, ये मैंने पहले बता दिया है। और अगर परीक्षा शुल्क की बात करते हैं, क्या फ़ी पे करनी होगी आपको, तो सबसे पहले दे रखा है जनरल कैटेगरी के हैं या फिर EWS के जो भी लोग हैं उनके लिए 350 रुपये यहाँ पे फीस है, ठीक है। और अगर OBC NCL है या फिर EWS है उसके लिए 250 रुपये फीस है, ठीक है। ये था OBC क्रीमी लेयर के लिए, ये नॉन क्रीमी लेयर के लिए है। अगर OBC NCL में आते हैं या फिर EWS में आते हैं तो 250 रुपये पे करनी है आपको। SC ST या फिर निःशक्त जन है या जिनके 2.5 लाख से कम जो पारिवारिक आय है उनको 150 रुपये। और इसके अलावा TSP क्षेत्र के जो भी लोग हैं उनको भी 150 रुपये यहाँ पे करने हैं फी के, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपका पाठ्यक्रम क्या होगा, परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। तो एक तो दे रखा है आपका जो विस्तृत पाठ्यक्रम है वो तो सेपरेटली आपको जो है नोटिफाई कर दिया जाएगा अपलोड करके। और उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे परीक्षा योजना या पाठ्यक्रम किस तरह से एग्जाम होगा, क्या क्या वर्क जो है आपका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सहायक अभियंता सिविल की अगर बात करते हैं तो आपका जो है टोटल 120 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है यहाँ पे आपका, वो भी MCQ टाइप का होगा आपका। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और अधिकतम 120 अंकों के होंगे, ठीक है। और आपका जो सिलेबस है, अगर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की बात करते हैं तो पार्ट ए में आपका जो है RPSC AEN में जो भी आता है पार्ट ए में जनरल नॉलेज के आपका जो भी सिलेबस होता है उस तरह का सिलेबस है यहाँ पे। जनरल नॉलेज है, सामान्य विज्ञान है जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपराएं, विरासत और राजस्थान का भूगोल या फिर दैनिक विज्ञान, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है आपको। और अगर पार्ट बी की बात करते हैं तो आपकी जो भी स्ट्रीम है सिविल इंजीनियरिंग उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो 80 मार्क्स के होंगे। और जो आपका सामान्य ज्ञान है वो 40 मार्क्स का होगा। इस तरह से 120 मार्क्स का जो है आपका पेपर होगा और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उसी तरह से बात करते हैं अगर नेक्स्ट जो आपका राजस्व अधिकारी है, रेवेन्यू ऑफिसर या फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करते हैं तो पार्ट ए आएगा और पार्ट बी आएगा। तो ए जो है आपका 80 मार्क्स का होगा, बी 40 मार्क्स का होगा। ए में क्या होगा, जो सामान्य ज्ञान है जो भी आपका सिविल इंजीनियरिंग के लिए वही यहाँ पर है। इसके अंदर आपका भारतीय संविधान जुड़ जाएगा, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली जुड़ जाएगी, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपराएं, विरासत सब में है। राजस्थान का भूगोल जो है वो भी आएगा यहाँ पे और समसामयिकी भी आएगा, ठीक है। पार्ट बी की बात करते हैं तो आपका नगर पालिका से रिलेटेड आएगा क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर जो है ये नगर पालिका में ही काम करते हैं। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 जो है ये पढ़ लेना है यहाँ पे। और नगर निकायों से संबंधित विविध नियम और योजनाएं जो भी है वो सारी यहाँ पे पढ़नी है और वो 40 मार्क्स के आएंगे यहाँ पे। तो ये मैक्सिमम 120 मार्क्स का और 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो नोट में अगर चेक करें यहाँ पे तो दिया हुआ है कि प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रकार के 120 प्रश्न होंगे और सभी समान अंक के होंगे। इसका मतलब आपका MCQ टाइप का एग्जाम पेपर होने वाला है। 120 क्वेश्चंस होंगे और 120 मार्क्स के ही होंगे क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स आपका 120 है, ठीक है। मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन किया जाएगा जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, ठीक है। एक क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसका नंबर तो जाएगा ही जाएगा, उसके अलावा 1/3 मार्क्स और चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं क्या क्या आपको जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, इस तरह की जो भी email ID है या जो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है, ये सब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आपका जो है हर एक जो भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उसमें आपका जो सर्टिफिकेट है उसके लिए क्या क्या आपकी जो है गाइडलाइंस है उस हिसाब से आपको बनाकर और अपलोड कर देने हैं यहाँ पे। और यही आपका जो है एग्ज़ाम का जो डेट है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है और एग्ज़ाम का जो मंथ है वो भी नहीं दिया गया है। तो वो आपको सेपरेटली जो है जब भी डिसाइड होगा उस टाइम पे नोटिफाई कर दिया जाएगा कि एग्ज़ाम कौन से महीने में होने वाला है। वैसे RPSC के एग्ज़ाम काफ़ी लेट ही होते हैं तो नेक्स्ट ईयर तक हो सकता है क्योंकि अब अगस्त तो चल ही रहा है और सितंबर तक आप जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो उसके बाद नवंबर दिसंबर तो ऐसे ही चले जाते हैं 2 महीने में। तो आपका नेक्स्ट ईयर जो है मोस्ट प्रोबेबली स्टार्टिंग में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। बाकी नेक्स्ट ईयर जो है आपका मई जून में भी हो सकता है ताकि जो भी बच्चे फाइनल ईयर में अपीयर होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, मतलब इस साल फाइनल ईयर में है लेकिन नेक्स्ट ईयर जो फाइनल ईयर का फाइनल एग्जाम है उसके अंदर अपीयर होने के बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। और नेक्स्ट ईयर जो है आपका चुनावी ईयर भी है तो इस वजह से हो सकता है उससे पहले कंडक्ट कराया जा सके। तो इस तरह से आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और नॉर्मली जो भी आप RAS या पटवारी या फिर वीडियो के लिए पढ़ रहे थे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये।
और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर रेवेन्यू ऑफिसर की बात करते हैं तो पूरा नॉन टेक्निकल सिलेबस है आपका, और सिविल इंजीनियरिंग के लिए आप डिग्री के लिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स जो है यहाँ पे डिग्री से ही आएंगे, और 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपका सामान्य ज्ञान या फिर राजस्थान जी के इससे आएगा। तो इस तरह से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करते टाइम पे आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, हर एक चीज़ जो है करेक्टली फिल करनी है, क्योंकि अगर एसएसओ पोर्टल से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका कोई भी संशोधन बाद में करना संभव है नहीं। तो इससे है अच्छा है कि आप पहले ही अवेयर रहें सारी चीज़ों से और केयरफुली फॉर्म फिल करें, और जो आपकी लास्ट डेट है उससे पहले पहले फॉर्म फिल करें और अपनी फ़ी पेमेंट कर दें, और उसके बाद जो है फॉर्म और पेमेंट की रिसिप्ट जो है उनका प्रिंट ले लें, ठीक है। तो इस तरह से बाकी बाद में करते हैं। Thank you so much and have a nice day.